सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है। परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। सार्वजनिक क्षेत्रक, इसमें दो क्षेत्रक आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्रक में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। रेलवे और डाकघर सार्वजनिक क्षेत्रक के उदाहरण हैं, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड अथवा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व में आती हैं। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है और इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्रक का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों और अन्य तरीकों से करती है। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियाँ क्या हैं? सरकार गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है, ये समझना है। देखिए, कई चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्रक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। मतलब अगर निजी क्षेत्रक के पास वो चीज़ें हैं तो वो सबको जो है सही कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जो निजी क्षेत्रक की क्षमता से बाहर होता है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हज़ारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। यानी निजी क्षेत्रक वाले जनता से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। फिर यदि निजी क्षेत्रक इन चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो वे इसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़क, पुल, रेलवे, पत्तन, बिजली आदि का निर्माण और बांध वगैरह आदि ऐसे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसीलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की ज़रूरत पड़ती है। निजी क्षेत्रक उन उत्पादों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। यानी सरकार को प्रोत्साहित करना पड़ता है, तभी निजी क्षेत्र वाले उन व्यवसायों को कर पाते हैं। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। यदि बिजली महंगी होगी तो बिजली का खर्चा किसी भी वस्तु को बनाने में ज़्यादा आएगा, लेकिन सरकार इसीलिए बिजली को उसी हिसाब से रखती है कि वस्तु ज़्यादा महंगी ना बने। अनेक इकाइयाँ, विशेषकर लघु इकाइयाँ बंद हो सकती हैं। अगर बिजली महंगी होगी तो उनका उत्पादन महंगा बनेगा। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। मतलब ऐसी कीमत रखती है सरकार जिससे इनका उत्पाद सही कीमत पर बने। सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है और इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूँ और चावल खरीदती है और इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। आपने देखा होगा जो गरीब तबका के जो लोग होते हैं उनके लिए ये राशन की दुकानों, राशन कार्ड से मतलब सामान सस्ती कीमत पर सरकार बेचती है। इस प्रकार सरकार लागत का कुछ भाग वहन करती है और सरकार किसानों यानी किसानों से महंगा खरीद करके किसानों को भी फ़ायदा दिलाती है और गरीब तबके के लोगों जो महंगा नहीं खरीद सकते उनको सस्ती दुकानों से
मतलब दिला करके उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना, समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। इसी प्रकार भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार हैं। भारत में शिशु मृत्यु दर ओडिशा में 53%, मध्य प्रदेश में 56% का शिशु मृत्यु दर विश्व के कुछ निर्धनतम भागों से भी अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों में जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बनाकर अत्यंत निर्धनों की और देश के पूर्णतया उपेक्षित भागों की देखभाल करे। अब ये पूरे पाठ का सारांश समझें बेटा। बच्चों, इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ सार्थक समूहों में विभाजित करने के तरीकों का अध्ययन किया और इसका एक तरीका यह परीक्षण करना है कि गतिविधि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में से किससे संबंधित है। यानी जिसकी भी जो गतिविधि है, जो आर्थिक पैसा कमाने के लिए कार्य कर रहा है, वो किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। भारत के विगत 30 वर्षों के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि यद्यपि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्रक में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है, लेकिन रोज़गार कहाँ ज़्यादा लोग कर रहे हैं, लेकिन रोज़गार अधिकांशतः प्राथमिक क्षेत्रक में ही मिलता है। हमने यह भी देखा है कि देश में रोज़गार के अवसरों की वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरे वर्गीकरण में हम संगठित या असंगठित क्षेत्रक में काम करने वाले लोगों पर विचार करते हैं। अधिकांशतः लोग असंगठित क्षेत्रक में काम कर रहे हैं और उनके लिए संरक्षण अनिवार्य है। हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों की गतिविधियों के बीच अंतर का अध्ययन किया और देखा कि सार्वजनिक गतिविधियों को कुछ निश्चित क्षेत्रों पर केंद्रित करना अनिवार्य क्यों है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।